नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में सीधे लाइव जुड़ गए हैं ठाकुर मयंक प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के, और दूसरे विंडो में हमारे साथ में जुड़े डॉक्टर इस्लाम मोहम्मद तब्बाज जी, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का हमारे साथ में लाइव जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अच्छा मयंक जी, सबसे पहला सवाल आपका कि ये संगठन बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, बताइए मुझे। संगठन का उद्देश्य ये है कि जो हमारे कर्मचारियों का जो एक शोषण हो रहा था जी। कर्मचारी हमारे जो संविदा कर्मी हैं, इनका एक बहुत बड़े स्तर पर शोषण हो रहा था। जब शुरुआत में संगठन बनाने की मतलब शुरुआत हुई थी उस समय, तो शोषण को खत्म करने के लिए हमने मिलकर ये सोचा कि भाई क्यों एक संगठन बनाकर एक लड़ाई लड़ी जाए अपने हक की और अपने हक लिए जाए और इस शोषण को खत्म करवाया जाए। तो शासन प्रशासन से हमारी लड़ाई संगठन बना के ही अपने हक ले सकते हैं, इसलिए हमें संगठन बनाना पड़ा। अच्छा, मेरे साथ में महामंत्री भी जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि संगठन बनाने के बाद में कैसे चल रहा है, मतलब क्या अभी क्या कि सब ठीक हो गया है कि कुछ मांगे अभी आपकी बाकी हैं? मैं बहुत बहुत धन्यवाद लाइव जुड़ने का आपका। और मैं आपको बता दूं, संगठन जब से हमारा बना है जी, मैं एक बहुत बेसिक चीज बताना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे एनएचएम एम्प्लॉइज 2005 से काम कर रहे थे और उसमें मैंने भी हमारे साथ में काम करती है लेडीज एम्प्लॉइज जो होते हैं, उनको मैटरनिटी लीव तक नहीं थी, उनको बच्चा पैदा करने का अधिकार तक नहीं था उनको जी। 2014 से ही शुरू हुआ ये बेसिक चीजें, बेसिक मेडिकल लीव नहीं थी हम लोगों को, या अगर हम संस्था में काम कर रहे हैं हमारी कोई सोशल वेलफेयर की कोई चीज नहीं होती थी जी। अब प्रदर्शन हुआ है कि अब अधिकारियों से बात करने से समझ में आया वो भी हम पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं और अभी एक एचआर पॉलिसी के रूप में हमको एक नियम कानून कुछ बनाए हैं, उसमें कुछ बहुत सारी रह गई हैं, जैसे की कमियां हैं और मेडिकल के लिए हमारे पास इंश्योरेंस वाला सिस्टम अभी भी नहीं आया है, रोड एक्सीडेंट का भी हमारे पास अभी कुछ नहीं आया है। बहुत सारे साथी जाते हैं किसी भी ऐसी पूरे एरिया में काम करते हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाता है उनको नहीं मिलता है। इवन की मैं रहता हूँ, जहरीली शराब पीकर लोग एक्सपायर हो गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए उनको दिए थे जी, तो कोई नादानी मौत हुई तो 5 लाख रुपए दिए, जबकि वो शराब पीकर मरे थे। और हमारे जो लोग थे लोगों के सेहत के लिए ध्यान देते हैं, लोग जिंदगी के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ इवन आज तक अगर हम चाहे पैरासिटामोल अपने हॉस्पिटल ले लें, सरकारी सिस्टम में जो मिल जाए, लेकिन सुविधाएं मिलना चाहिए बीमारी को लेके, जब तो तकलीफ या पेशेंट होने देंगे, ये भी सुविधाएं हमारी नीड्स जो हमारी है हमारी अभी रह गई बराबर डिमांड कर रहे हैं, इनपे भी कुछ इम्प्रूवमेंट हमारे लाए। अच्छा मयंक जी, मयंक जी मुझे बताइए कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत सारे प्रयास भी कर रही है। आप भी संगठन आपने बनाया तो आपने कहा उसके बाद से काफी हालात सुधरे भी हैं, तो अभी क्या लग रहा है आपको कि कैसा चल रहा है अभी इस समय का, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि कोविड-19 में आप लोगों ने बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाई है और मुझे लगता है कि संविदा कर्मचारियों ने एक तरह से कोरोना वायरस के तौर पर काम किया। कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? मेनली आप अगर देखेंगे सर तो संविदा कर्मी ही हर तरह से कोरोना से लड़ने का काम करता है, हर जगह संविदा कर्मी ही हमारे लगाए हुए हैं और उसमें सरकार से हमारी बराबर बातचीत पहले भी होती रही, लेकिन अभी भी हमारी कुछ जो मांगे हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं कर्मचारियों की, जैसे कि एक समान का समान वेतन हम चाहते हैं, जो जिसमें वेतन मिशन के रूप में अभी लगातार 3 साल से सेंट्रल बजट भेज रही है यूपी गवर्नमेंट के लिए, जबकि इनका कहना होता है, अधिकारियों का कहना होता है कि भाई सेंट्रल से बजट मांगा जाएगा, अगर मिलेगा तो हम कर देंगे, लेकिन वहां से बराबर बजट आ रहा है, लेकिन हमारा राज्य सरकार जो है, यहाँ के जो अधिकारी है तो वापस भेज दे रहा है, हमारे कर्मचारी को नहीं मिल पा रहा वो आउटसोर्स है। आउटसोर्स में आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ा काम है सीधा हमारी सैलरी अगर एक सपोज करें 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए में हम अगर दिन रात काम कर रहे हैं तो हमारा हक बनता है 20,000 पूरा मिले, लेकिन उसमें आउटसोर्स लगा दिया गया है जिसमें ठेकेदार के माध्यम से वेतन मिलता है। 20,000 हमारी सैलरी रात दिन हम काम कर रहे हैं, ठेकेदार घर पर बैठा है, लेकिन उसके बावजूद सैलरी 12,000 मिल रही है, 8,000 के ठेकेदार खाते में चली जा रही है, वो घर बैठे 8,000 चले जा रहे हैं, यहाँ पूरा मेहनत रात दिन हमारा कर्मचारी कर रहा है, तो उसके आधार 20,000 सैलरी होने के बावजूद डिसाइड होने के बावजूद उससे 12,000 मिल रही है, 8,000 मिल रही है। एक मजदूर को आज की डेट में 300 रुपए 350 रुपए पर डे मिलता है, लेकिन हमारे बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो कि
जी, मुझे लगता है कुछ तकनीकी समस्या की वजह से मयंक जी से अभी संपर्क हमारा कट गया है। जी जी, बताइए बताइए, जुड़ गए हमारे साथ में, बताइए। लगता है कुछ तकनीकी समस्या चल रही है। अच्छा महामंत्री जी, आप हमारे साथ में, डॉक्टर साहब आप जुड़े हैं, क्या कहेंगे आप? जो अभी तक बात हो रही थी उसमें बताइए, आप ही बोलिए। एक्चुअली में मैं एक बहुत ही मोटी बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तर प्रदेश की अगर आप के बाद से काफी सुधार की मेन रीजन ये है कि सीएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीच बीच में कभी ये जो है क्या कहते हैं इसको अनियमितताओं का को भी काफी इस स्कीम ने पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य को सुधार मजबूत करने की बहुत ही एक अहम रोल इसने अदा किया है। जी। इवन अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पर्चे से लेके 1 रुपए के पर्चे से लेके सारी दवाइयां और सारा जो सिस्टम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पैसे से ही हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं संविदा कर्मचारियों की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत हैं, अगर उनकी वेलफेयर बात होती है, जैसा कि तय हुआ कि जो भी नियम कानून लागू होंगे राज्य के लागू होंगे, राज्य नियुक्ति करेगा, राज्य की तय करेगा और ये उसमें बाकायदा अनुबंध लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ यूपी के बीच में एक करार हुआ था। जो भी होंगे स्टेट एम्प्लॉयज के वो संविदा कर्मचारियों पर भी वो इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन अधिकारियों और नेताओं की गठजोड़ से एक ऐसा सिस्टम पैदा हुआ जो शोषण का एक माध्यम बन गया, एम्प्लॉयज का शोषण का एक बिल्कुल माध्यम बन गया। भाई साहब बता दो, आप डिलीवरियां जो भी सुनते होंगे बस स्टैंड हो जाती थी, कभी रोड अस्पताल से बाहर हो जाती थी। नहीं तो मुझे डॉक्टर साहब बताइए, ये तो परंपरा बहुत पहले से चली आ रही लगातार। आपने संगठन 2014 में बनाया तो आपने, जैसे मयंक जी भी कह रहे थे कि कहीं ना कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिला, लेकिन ये जैसे शोषण आप बता रहे हैं तो ये तो बहुत पहले से चला आ रहा, मतलब एक समझिए एक तरह से रीत चली आ रही थी, इसको कैसे खत्म करने का, क्या इसके बारे में सबसे ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है? हम लोगों ने प्रयास किए 14 में, और जो हमारी संयुक्त कर्मचारी परिषद की हमारी 2018 में बैठक भी हुई थी एनेक्सी भवन के, उसमें बाकायदा मजबूत तैयार हुआ था जितने भी संविदा कर्मचारी केंद्र द्वारा फंडेड स्कीम में तो हो या स्टेट फंडेड स्कीम में कार्य कर रहे हो, जो भी संविदा आउटसोर्सिंग की स्कीम में काम करते हो, उनका जो वेतन है सम्मान दिया जाए और उनकी एक नीति बना दी जाए। परिवर्तन की तो बात एक दूर की बात है, इनकी एक नीति बना दी जाए ताकि एक इनकी जॉब सिक्योर है, 65 साल तक लोग काम करते हैं। लेकिन 2 साल के बाद भी कैबिनेट ये पटल से पहुंच नहीं पा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य सचिव लेवल के अधिकारी इन्वॉल्व हो, सचिव है, प्रमुख सचिव कार्मिक है, फिनांस है, श्रम भी शामिल और बड़े सब लोग शामिल हैं। ये बात आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री की पूर्ण तक नहीं पहुंच पा रही है। तो संविदा कर्मचारी या आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, इनका कुछ वेलफेयर हो सके, अगर ये लागू हो जाती है तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए सरकार का बहुत बड़ा गिफ्ट होगा हम लोगों पर, जो कोरोना को लेकर बात करते हैं। कोरोना को शुरू से आज तक और आगे भी हम आने वाले दिनों में कार्य करेंगे। 24 घंटा कार्य कर रहे हैं, 100 लोगों का सैंपलिंग आदमी कर रहा है, इतनी मुसीबतों के साथ लोग कार्य कर रहे हैं। लोग बेहोश हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डेथ भी हो गई। लखनऊ राजधानी देखे तो बाल लोग रिसेशन रहे हो हमारे साथी या क्लास रहे हो, कई साल कई और साल। देखिए डॉक्टर साहब, मैं बताऊं आपको कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उनके मतलब इस कोविड-19 जैसी एक महामारी में जिस तरह से आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक तरह से आप लोगों ने जिस तरह से सेवा की, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि देश ऐसे अदृश्य वायरस के सामने खड़ा हुआ है जिसकी अभी मतलब कुछ पता ही नहीं, बस उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में संविदा कर्मचारी जिस तरह से काम कर रहे हैं उनको वाकई में काबिल तारीफ है उनके काम करने का तरीका। मयंक जी, आपकी बात कट गई थी, आप तकनीकी समस्या को, इसे बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार को कम से कम ये देखना चाहिए कि कर्मचारी किन हालातों में काम कर रहे हैं, तो उनकी परेशानियां क्या है, वो भी सरकार थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे आज की डेट में हमारे मैक्सिमम कर्मचारी जो है, एक तो 24 घंटे काम करना, 24 घंटे में नहीं पता कितने घंटे काम करना है, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भी हो जाते हैं, काम कर रहे हैं, तो घर से दूर है। कम से कम हमारे जो कर्मचारी अपने घर से 400-400 किलोमीटर दूर आज पड़े हुए हैं, तमाम हमारा जो ट्रांसफर सत्र निकल गया, तो उनका वो ट्रांसफर के लिए प्रयासरत है, तो ट्रांसफर का खोल कर उनके घर पहुंचाना चाहिए था। कम से कम घर पे रह के वो 14 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करते, उसके बाद इजीली उनके पड़ जाता, आसानी से पड़ जाता, अपना ड्यूटी भी हो जाती
और अपना ध्यान भी रख सकते थे। आज की डेट में क्या है, वो इतनी दूर पड़े, खाना उन्हें बनाना, सब कुछ उन्हें करना, भूखे पेट। इम्यूनिटी जो होती है, मेन काम जो इम्यूनिटी का है हमारे कोरोना में, इम्यूनिटी डेवलप रहनी चाहिए। लेकिन खाना नहीं खाएंगे हम, इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो पाएगी? हमारे कई कर्मचारी ऐसे हैं जो भूखे, उन्हें पता ही चला कि कितने टाइम खाना नहीं खा रहे हैं और लगे पड़े हैं काम में, उसके बाद में वो संक्रमित हो रहे हैं। और संक्रमित होने के बाद में फिर कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है हमारे कर्मचारियों के लिए कि भाई आपको मैं चीज बता दूं मैं आपको कि एक वीआईपी पर्सन जो है वो एक पार्टी करने के उद्देश्य से जाते हैं और संक्रमित होकर आते हैं, उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट रहा हुआ है। एक वीआईपी ट्रीटमेंट है उनके लिए। हमारे कर्मचारी जो है दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो कम से कम हमारे लिए वीआईपी कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए कर्मचारियों के लिए। लेकिन एक पब्लिकली उन्हें डाल दिया जाता है होने के बाद, जैसा उनका कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नाता ही नहीं है, जैसा स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं है, पब्लिक की तरह डाल दिया जाता है। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है और बड़ा शोक का विषय है। देखिए मयंक जी, उत्तर प्रदेश सरकार देखिए लगातार जो आंकड़े हमारे पास में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का ये प्रयास ही है कि इतनी बड़ी महामारी से हम लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और आप जैसे लोग भी हैं जो सरकार के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन ये हालात इस तरह के हैं कि आप लोग एकजुट होकर जिस तरह से काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और ये इस तरह की बीमारी में जब आप सब लोग एक साथ में हैं तो आपका संगठन जिस तरह से काम कर रहा है, जैसा मुझे पता लगा, तो मुझे लगा कि आप जैसे लोगों से बातचीत करना बहुत आवश्यक है, बातचीत आप लोगों से करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए कि जब से आपने संगठन की शुरुआत की, मयंक जी मुझे बताइए कितने लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, कितना बड़ा परिवार है आपका? हमारा परिवार जो है लगभग 80,000 जो कर्मचारी आज की डेट में हमारे संगठन में है जी, जो कि विभिन्न सीएससी, पीएससी और जनपद हॉस्पिटलों में कार्यरत है। वो 80,000 के लमसम हमारा जो है एनएचएम एम्प्लॉइज है। बाकी करीब 2.5 लाख करीब हमारी आशा बहनें हैं, आशा बहुएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो संगठन का साथ करना उससे करना मिलाकर चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिस तरह से देखिए, जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग लगे हुए हैं इस बीमारी में। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि कुछ कार्यक्रमों का भी आयोजन जैसे लगातार आप लोग करते होंगे, जाहिर सी बात है लोगों से मुलाकात करते होंगे, तो उसमें क्या क्या एजेंडे आप बताते हैं, मुख्य तौर पर क्या क्या बातें करते हैं? प्लीज दोबारा बताने की कोशिश करें। जी बताइए डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है मेरा। सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे ये है कि आप लगातार लोगों से मुलाकात करते होंगे, क्योंकि संगठन को चलाते हैं आप और अध्यक्ष जी जो आपके मयंक ठाकुर हैं, तो क्या क्या एजेंडे रखते हैं अपने जो संविदा कर्मचारी संघ के लोग हैं जो आपसे मुलाकात करते हैं, अलग अलग जिलों का दौरा करते होंगे आप लोग, तो क्या क्या बातें होती है उनसे उसको बढ़ाने के लिए? हमारा जो संगठन एक्चुअली में एक बहुत ही ऊपर से नीचे हम देखते हैं, अगर सिस्टम देखते हैं तो स्टेट से लेके मंडल है, मंडल से लेके हमारा जिला, जिला से लेके हमारा ब्लॉक जी, और सारी जगह हमारे हैं और हमारे पास सारे आंकड़े होते हैं, सारे डाटा है हमारे पास, किस ब्लॉक में कौन सा बैठा हुआ है। ब्लॉक में भी होती है तो हमसे कांटेक्ट करते हैं जी, और हम कोशिश करते हैं लोकल लेवल पे या जिला लेवल पे कोई बात का समाधान हो जाए। नहीं होता है तो उसको हम स्टेट में लाते हैं, कोशिश करते हैं कि ग्रीवेंस कमेटी बनी हुई है स्टेट लेवल पर, जिसमें एक स्टेट जो अध्यक्ष हमारे होते हैं, हमारे मिशन डायरेक्टर आईएएस होते हैं, उसके संगठन कुछ चीजों का सॉल्यूशन हो जाता है, कुछ चीजों का सॉल्यूशन नहीं हो पाता। लेकिन जो एक जो समस्या हमने आपसे बताई कि प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव वित्त और मुख्य सचिव हमारे उत्तर प्रदेश शासन के जो हमारी गाइडलाइन सहमति बनी थी, ड्राफ्ट बन के ऑलरेडी तैयार, अगर वो ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश सरकार अगर एम्प्लॉइज को देना चाहती है, कोरोना योद्धा कुछ अगर उपहार स्वरूप को देना चाहती है, अगर उसको लागू कर दे तो मुझे लगता है कि सरकार का सबसे बड़ा तोहफा कहलाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, आपकी बात जरूर पहुंचेगी वहां तक, क्योंकि जिस तरह से आप लोग लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सार्थक जरूर होगा। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी कई सारे स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं इस कोरोना वायरस में कहीं ना कहीं मतलब संक्रमित भी हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है वो हमारे बीच में नहीं भी रहे हैं, तो एक कैंडल मार्च का कुछ मुझे ऐसा पता लगा है अध्यक्ष मयंक ठाकुर जी कि कुछ कल करने जा रहे हैं आप लोग कैंडल मार्च वगैरह, क्या मतलब है मुझे बताइए उन लोगों के बारे में। एक्चुअली में सर कल जैसा कि राष्ट्रीय शोक दिवस है जी, तो उस राष्ट्रीय शोक दिवस को हम इस तरह से मनाना चाहते हैं, जो हमारे साथी हमारे बीच नहीं रहे, आज जो साथी हमारे साथ नहीं है, जो
इस देश की सेवा में अपने प्राण उन्होंने न्यौछावर कर दिए जी, तो उनके लिए हम एक श्रद्धांजलि समारोह रखना चाहते हैं। अपने समस्त जिलों में, प्रदेश के समस्त जिलों में श्रद्धांजलि समारोह रखा जाएगा और वहाँ दीप प्रज्वलन करके, कैंडल प्रज्वलन करके वहाँ जो है मार्च निकाला जाएगा और ये पूरे प्रदेश में होगा सर। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि मतलब करीब कितने स्वास्थ्य कर्मचारी जो है ये हुआ उनके साथ में, मतलब जो हमारे बीच में कुछ आंकड़े हैं आपके पास में? अभी मुझे सिर्फ 10-15 का ही मेरे इल्म में आया है। 10-15 लोग हैं जी, 3-4 तो आप लखनऊ से ही हैं। तो उससे जो अभी आए 10-15 का ही आया है, डिटेल पूरी मांगी गई जनपदों से। जी जी जी, ताकि हम शासन को प्रस्तुत कर सके कितने साथी, कि हमारे साथ जो साथी एक्सपायर हो जाएगा कि घर को जो गवर्नमेंट केंद्र सरकार द्वारा जो दिया गया अनुदान राशि है उसके अलावा नौकरी या अनुकंपा के अलावा कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है तो उसकी फैमिली चलने किसी को नौकरी दे दी जाए जैसा कि होता है। उसके अभी गाँव में एक मरहम का काम करेगा वो, ये भी हमें से चल रही है कि जो साथी ड्यूरिंग ड्यूटी एक्सपायर हो जाते हैं या हो जाता है तो उनके चाहिए कि उनके घर वालों को या उनकी वाइफ है या उनके बच्चे हैं जो किसी को समायोजन करके जी उनकी घर रास्ता तैयार करने। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बातचीत करके, और जिस तरह से आप अपने संगठन को चला रहे हैं, मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। और मैं सभी जितने भी जो हमारे बीच में संविदा कर्मचारी नहीं रहे, एक तरह से इस कोरोना वायरस जैसी महामारी में उन्होंने अपने जीवन का योगदान दिया हम लोगों को बचाने के लिए, मतलब जो हमारे बीच में लोग थे उनको बचाने के लिए, वो एक अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को कि आप लोग ईश्वर करे कि बहुत आगे बढ़े और जो आपकी मांगे वो जरूर पूरी हो। धन्यवाद। तो हमारे साथ में संवाद कार्यक्रम में सीधे लाइव जुड़े थे संविदा कर्मचारी के पदाधिकारी, जिसमें से अध्यक्ष मयंक ठाकुर और डॉक्टर साहब भी मौजूद थे, जो कि उन्नाव से मौजूद थे, जिनसे हम लोग खास बातचीत कर रहे थे। S7 के संवाद कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। इससे पहले आप सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी की अभी कोई दवा नहीं बनी। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा। आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। नमस्कार।